हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की साइंस, जिसमें बच्चों ने कहा कि सर साइंस स्टार्ट किया जाए, तो हम कहें ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस, जो कि हम लोग चैप्टर वाइज समझेंगे। और उसमें रिकमेंड भी किया गया बच्चों के द्वारा कि सर आज गति और समय जो पार्ट है उसको पढ़ाया जाए, फिजिक्स वाला पार्ट कम समझ में आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और पर्यावरण ईवीएस इसमें कहाँ होता है, कौन से चैप्टर क्या है, इनको हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आपकी विज्ञान कक्षा 7वीं एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपके कुछ यहाँ पे पाठ दिए गए हैं, जैसे पादपों में पोषण पहला पाठ है। तो पादप के बारे में है, पेड़ पौधे के बारे में। तो ये आपकी बायोलॉजी होती है, यानी कि जीव विज्ञान है। क्या है ये? जीव विज्ञान है, ठीक है, यानी बायोलॉजी है। प्राणियों में पोषण, ये भी क्या है? एक जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है, ठीक। अध्याय 3 में ऊष्मा दिया गया है, ये आपका केमिस्ट्री है, यानी रसायन है। क्या है? केमिस्ट्री बोले तो रसायन, ठीक है। केमिस्ट्री है यानी कि ये रसायन है, ठीक है, बिल्कुल। अम्ल, क्षारक और लवण जो होता है ये भी केमिस्ट्री का पार्ट होता है, यानी कि ये भी रसायन है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये भी केमिस्ट्री में आता है, यानी रसायन में आता है, ठीक है, बिल्कुल रसायन में आता है ये, ठीक है, रसायन में आता है। जीवों में श्वसन क्या होता है आपका? जीवों में श्वसन फिर से आपका ये जीव विज्ञान आ गया आपका। जंतुओं और पादपों में परिवहन जो होता है ये भी जीव विज्ञान होता है। तो आपको टिक लगा लेना है अपनी बुक में, ठीक है। पहला आपका पादपों में पोषण जीव विज्ञान हुआ, प्राणियों में पोषण जीव विज्ञान हुआ। ऊष्मा आपका रसायन है, यानी केमिस्ट्री है। अम्ल, क्षारक और लवण भी केमिस्ट्री है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये भी केमिस्ट्री में ले लिया जाएगा। जीवों में श्वसन, ये जीव विज्ञान है। जंतुओं में पादप में परिवहन जो होता है ये भी जीव विज्ञान है। उसके बाद दिया है इसमें पादप में जनन, पादप में जनन दिया है, ये भी आपका जीव विज्ञान का भाग है, ठीक है, बिल्कुल। गति और समय, ये जो है ये भौतिकी का, यानी कि फिजिक्स का। किसका? भौतिकी बोले तो फिजिक्स का पार्ट है। किसका है? फिजिक्स का है ये, ठीक है, बिल्कुल, भौतिकी यानी भौतिक शास्त्र भी कहते हैं। विद्युत धारा और इसके प्रभाव, ये भी फिजिक्स है आपका। क्या है? फिजिक्स है, ठीक, टिक लगा लेना, यानी भौतिक शास्त्र, यानी भौतिकी है ये, यानी भौतिक विज्ञान कह सकते हो। ये भी भौतिक विज्ञान है, यानी फिजिक्स है, ये भी भौतिक विज्ञान, ठीक है, बिल्कुल। और फिर हमारा 12वां चैप्टर आता है वन, हमारी जीवन रेखा। ये हमारा पर्यावरण है, इसको आप पर्यावरण में गिनेंगे, ठीक है। पर्यावरण यानी कि आप इसमें ईवीएस बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट वैसे पर्यावरण होता है, बट ईवीएस होता है इसमें, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का पार्ट भी होता है। जल की कहानी, ये भी उसी में, अपशिष्ट जल की कहानी, ये भी पर्यावरण, ईवीएस में ही रख लो इसको, इन्वायरमेंट में, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपके हमने सभी बताया, यानी कुल मिला के हमने देखा कि विज्ञान आपके जो होती है, विज्ञान हम लोग 4 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला क्या होता है भाई? पहला आपका यानी कि कह सकते हो बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, ठीक है, पहला होता है, ठीक। और फिर दूसरा होता है आपका केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री होती है, यानी कि आपका रसायन होता है, रसायन विज्ञान कहो या शास्त्र कहो, ठीक है, रसायन विज्ञान कह सकते हो, और उधर केमिस्ट्री हो जाएगा। तीसरा जो आपका है यानी कि फिजिक्स, फिजिक्स यानी कह सकते हो आप भौतिक विज्ञान। क्या? भौतिक विज्ञान होता है, ठीक है, बिल्कुल, भौतिक विज्ञान। और चौथा आप कह सकते हो जो आपका पर्यावरण, पर्यावरण और थोड़ा केमिस्ट्री मिक्स होता है, जिसे हम ईवीएस कह सकते हैं, ज़्यादा सही होगा, वैसे इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है, पर्यावरण को। तो आपके 4 पार्ट होते हैं साइंस के, ठीक है। यही आगे चल के जब 9th में आप जाएंगे तो जीव विज्ञान की अलग बुक, वो मतलब 9th में कहते हैं, सॉरी 11th में जाएंगे तो जीव विज्ञान की अलग बुक हो जाएगी, रसायन की अलग हो जाएगी, फिजिक्स की अलग हो जाएगी, पर्यावरण को जीव विज्ञान में डाल दिया जाता है, पर्यावरण को जीव विज्ञान में डाल दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोगों ने टिक लगा लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर को बोला गया है, ठीक है, मैसेज किया गया बच्चों के द्वारा, कहा गया, तो हमने कहा ठीक है। ये आपका पाठ 9 जो नई बुक में है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, नई बुक का है ये, पाठ 9 गति एवं समय। क्या है? गति एवं समय है ये, ठीक, इसको हम लोग देख लेते हैं, चलो, है ना।
तो देखिए यहाँ पे दिया गया गति एवं समय। अब ये गति क्या होती है, यानी कि आप वैसे ले लो इंग्लिश में तो स्पीड हो गई, और टाइम, ठीक है। आप देखते हो जब भी हम रनिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ समय लगता है उसमें, तो एक गति के साथ साथ समय भी होता है, इन दोनों का एक कनेक्शन होता है, एक संबंध है, दोनों का एक साथ में है, ठीक है। तो क्या इससे रिलेटेड होता है, हम लोग इसको अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था, ठीक। बिल्कुल, आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल, वृत्ताकार यानी सर्कुलाकार, ठीक है, वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो जाती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद हैं? 3 प्रकार की जो आपको 6 में थी, ठीक है। सरणी 9.1 में हम लोग देखते हैं, में गतियों को कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं, प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार आपको पहचानना है, ठीक है। तो खैर हम लोग देखते हैं इसमें, जिसमें गति का उदाहरण दिया गया है, और मार्च पास्ट करते सैनिक, मार्च पास्ट करते हुए जैसे मार्च लगाते हैं, इधर से दौड़ते हैं उधर और उधर से आते हैं, कभी कभी गोल भी राउंड लगाते हैं, है ना। सीधी सड़क पर चलती हुई बैलगाड़ी, सीधी सड़क पे बैलगाड़ी चलती हुई, सीधी सड़क पे, सरल गति जिसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको बताना आपको सरल रेखा के अनुदिश कि वर्तुल के अथवा आवर्ती, 3 आपके नाम है, आवर्ती या वर्तुल या सरल रेखा, ठीक। तो जब हम गोल गोल घूमेंगे, हम आपको बता दें जानकारी के लिए, जब हम लोग ऐसे राउंड करेंगे तो ये सर्कुलाकार हो गया, यानी कि वर्तुल हो गया, ठीक है। और सरल रेखा नहीं, सीधी रेखा हम जब गमन करेंगे, और जब थोड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे जाएंगे तो ये आवर्ती हो जाएगी, ठीक। तो इसमें से आपको एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, खैर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है दौड़ते धावक के हाथों की गति। वह दौड़ते हुए धावक कैसा करता है, कभी हाथ आगे, कभी हाथ पीछे, कभी आगे, कभी पीछे, तो वो आवर्ती हो जाएगी भाई, जो बार बार आता जाता है। चलती साइकिल के पेडल की गति, वो भी गोल गोल घूमती, पेडल कैसे घूमती, ऐसे से घूमती साइकिल में, तो ये सर्कुलाकार यानी कि वर्तुल हो गया, क्या हो गया, वर्तुल। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये भी सर्कुलाकार हो गया भाई, वृत्ताकार हो गया, ठीक है। हाँ, झूले की गति, एक बार जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा, फिर दोलन करता है ये, यानी आवर्ती गति हो जाएगी। लोलक की गति, ये भी आवर्ती होगी, एक बार जाता है, लोलक वाली घड़ी आती है, एक बार जाता है, फिर 1 घंटे बाद फिर वापस, फिर टन टन करता है, ठीक। तो खैर ये आपका चलता रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि हम कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है, कुछ वस्तुओं की गति क्या होती है, मंद होती है, सही बात है, धीरे होती है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति बहुत तेज होती है, सही बात है। तो देखते हैं, खैर मंद और तीव्र क्या होती है। मंद का मतलब होता है, आपको हम बता दें, मंद यानी कि जो धीरे धीरे चलते हैं, जैसे कछुए की गति आप देखते हो भाई, बहुत धीरे धीरे चलता है। और तीव्र क्या है, जैसे घोड़े की गति भाई, बहुत तेज तेज दौड़ता है, ठीक। तो वही चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे, मंद और तीव्र गति क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं, बिल्कुल। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद भी कर सकता है। देखते हो हम लोग, जब भाई आप साइकिल चलाते हो, कभी तेज़ कभी धीरे, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कभी स्पीड ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, कभी कम। तो सरल रेखी पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाना है। सरल रेखा मतलब जो सीधी चलती सड़क पर, जैसे साइकिल की गति हो गई, सीधी जा रही भाई, है ना, तो उसकी आपकी 10 गतियों के नाम लिखना है, तो 10 उदाहरण लेना है आपको। खैर, इन वस्तुओं की गति दो वर्गों में मंद और तीव्र, मंद मतलब होता है स्लो और तीव्र मतलब फास्ट में बांटना है आपको, कौन धीरे चल रहा कौन तीव्र चल रहा है। आपने कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र, आपने कैसे निश्चित करेंगे भाई, उसकी स्पीड देखकर वो कितनी एक ही समय पे। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, टाइम जो है सेम रखना, कि उसको भी 10 मिनट दो और देखो कितना तेज़ी से भाग सकता है, ठीक है, और 10 मिनट उसको भी दो कितनी तेज़ी से, तो जो ज़्यादा पहले पहुंच जाएगा कम समय में वो उसकी तीव्र गति होगी, बिल्कुल जैसे दौड़ करते हैं बच्चे, ठीक। तो ये होता है। यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में शीघ्र गति कर रहा है, बिल्कुल। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति के बारे में देखते हैं, ठीक। तो खैर यहाँ पे दिया है क्या, क्रियाकलाप दिया है, एक्टिविटी आपको दे दिया गया है, एक्सपेरिमेंट है ना। चित्र 9.1 को देखिए, 9.1 चित्र कहाँ है भाई,
ये है, अच्छा ये सारणी है, चित्र दिया होगा भाई, ये 9.1 है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एक ही सड़क पे सही सभी गाड़ियाँ अलग अलग, देखिए कोई आगे है, कोई पीछे, कोई बीच में है, कोई सबसे पीछे है, ठीक, कोई बराबरी में भी कई सारी नहीं है, बराबरी में तो कोई नहीं दिख रही, खैर आगे पीछे सारी है। तो इनमें आपको ये कह रहा देखने के लिए, ठीक है, हमने देख लिया, अब आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इनमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में, ये हमने बताया था, कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है, इनमें सबसे मंद कौन कर रहा है, कौन मंद अथवा तीव्र यानी कि स्लो और कौन फास्ट कर रहा है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल मतलब टाइम, चली गई दूरी हमारी मदद करेगी, बिल्कुल हमारी मदद करेगी। हमने आपको पहले ही बताया कि सेम टाइम पे जो अलग अलग दूरी चली जाएगी, जैसे हम आपको बताएं थोड़ा सा कि भाई अगर हमने किसी को 5 मिनट दिया समय, एक गाड़ी है जो 5 मिनट में ही वो सीधा जाती है 10 किलोमीटर तय कर लेती है, और एक को हमने दूसरे को दिया 5 मिनट, तो एक क्या है वो 8 किलोमीटर ही जा पाई। तो बताइए किसकी फास्ट है, ए की फास्ट है, बी की स्लो है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। चलिए खैर आगे देखते हैं हम लोग। हम प्रायः यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती, बिल्कुल तीव्र जो चलते हैं उनकी चाल अधिक होती है, बिल्कुल स्पीड ज़्यादा होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है, सही बात है। 100 मीटर की दौड़ अगर लगवाते हैं तो कौन पहले जाता है कौन बाद में, जो धावक 100 मीटर की दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल सबसे अधिक हो जाती है, नॉर्मल बात है, ठीक। ये तो हमारी हो गई गति भाई। अब चाल देखते हैं, चाल क्या होती है, चाल भी इसी तरह रिलेटेड होता है, ठीक है। चाल अब गति कह सकते हो, वेलोसिटी कह सकते हो, वेग कह सकते हो, चाल आपकी स्पीड हो सकती है, ठीक है, स्पीड, ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग खैर देख लेते हैं। अब गति वेग में अगर उसको काउंट करेंगे तो गति वेग ही होता है, तो वेलोसिटी हो जाएगी, चाल आपकी स्पीड हो जाएगी, है ना, ठीक है, ये ध्यान रख। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया हो, दूरी दी गई हो तो उसको कम समय में तय कर दिया गया हो, अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई हो। देखिए, दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम यानी कौन फास्ट गति कर रहा है, इससे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनकी किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। किसी एकांक समय मतलब 1 सेकंड में कितना जा सकता है, 1 मिनट में कितना जा सकता है, 1 घंटे में कितना जा सकता है, ठीक। एकांक समय का मतलब होता है सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, घंटा हो सकता है, बट 1 हो सकता है, ठीक है, ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा एक ही घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें कौन अपेक्षाकृत मंद है, कौन स्लो है और कौन ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टिक लगा लेना है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन लिख लेना है, बढ़िया दिया गया है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय मतलब 1 सेकंड, 1 मिनट जो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, एकांक समय में तय की गई दूरी, जितनी भी डिस्टेंस वो कर लेगी, ट्रेवल कर लेगी, चली जाएगी, वही हमारी क्या वस्तु की चाल होगी, ठीक है, बिल्कुल। आगे दिया है भैया आपका, जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में कितना चल रही है, वो 50 किलोमीटर चल रही है, चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल से चलती है। हाँ, बहुत कम ऐसी चीज़ें गाड़ियाँ होती हैं जो कि पूरे 1 घंटे एक ही नियत वेग से चले, एक ही नियत चाल से चले कि 10 की स्पीड से ही वो 1 घंटे चले, नहीं, कभी ना कोई बदलना पड़ता है, बीच में जंपिंग आ जाती है, क्रॉसिंग आ जाती है, भीड़ भाड़ आ जाती है, तो ब्रेक कम करना, यानी ब्रेक लगा के स्पीड कम करना पड़ता है, गियर बदल करके। तो कोई ही होता है, बिरले मतलब बहुत ही जो जिसका रूट खाली हो वही सेम चलता है, ठीक है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है, सही है। अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं कि 1 घंटे में कितनी चली जाएगी। हम इसकी चिंता नहीं करते कि 1 घंटे के अवधि में कार नियत चाल से चलती रही, यानी कि एक फिक्स टाइम यानी कि स्पीड से चलती रही, कि 10 के स्पीड से चल रही तो 10 की स्पीड से चलती, बीच में ब्रेक नहीं लगा, ना रुकी कहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई कार की
औसत चाल है, क्या है, औसत चाल है। यहाँ पे फिक्स थोड़ी ना होता है, एक एवरेज लिया जाता है, कभी रुक गई कभी नहीं, सही है ना। इस पुस्तक में हम औसत चाल के बारे में भी पढ़ेंगे, चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। औसत चाल मतलब चाल ही, ठीक है। एवरेज स्पीड बोलो या फिर स्पीड बोलो, ठीक है, वही चीज़ें हैं करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी को के लिए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। तो चाल की स्पीड ये फार्मूला हो गया, स्पीड बराबर तय की गई कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस अपान लिया गया कुल टाइम यानी टोटल टाइम, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, ठीक है। स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि जितने टाइम में वो जितनी दूरी चली जाएगी तो दूरी को ऊपर रखें। मान लीजिए एक गाड़ी है जो कि 50 किलोमीटर गई और कितने मिनट ली भाई, 60 मिनट ली भाई, ठीक। इसको हम कट कर देंगे, 10 × 50, 10 छक्का 60 और भाग देंगे इसको हम तो और कट जाएगा ये, ठीक है। 6 × 48, 0.8 आपकी इसकी स्पीड होगी प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है। ऐसे समथिंग आपके निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए खैर हम लोग इसको आगे देखते हैं। फार्मूला भी खैर है, जब कैंपल आएगा तो हम लोग उसको भी करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। बिरले मतलब बहुत कम ऐसे मिलता है कि कोई चीज़ एक ही स्पीड से चलती रहे। यदि किसी सरल रेखा का निर्देश गत करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती बदलती है, परिवर्तित मतलब चेंजेबल, चेंज होती है, कभी 10 की स्पीड से कभी 15 की स्पीड से चलती है, तो हम उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। क्या कही जाएगी, असमान। यानी यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो भाई, यहाँ से आप इसको ध्यान रखना, यहाँ हम टिक लगा देते हैं। क्या दिया है, यदि किसी सरल रेखा के निर्देश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, यानी कि कभी 10 की स्पीड से कभी 5 की स्पीड से कभी 7 की स्पीड से चल रही है, तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा का निर्देश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है, यानी कि उसके फिक्स हो, कभी बीच में परिवर्तित ना हो, गियर ना बदला जाए। 10 की स्पीड से चल रही तो पूरे 1 घंटे 10 की स्पीड से चले, तो उसे हम एक समान गति कहेंगे, ठीक है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है, ठीक है, वही औसत चाल। तो एक समान मतलब होता है कि एक ही स्पीड से चल रही हो, उसमें बीच में चेंज ना किया जाए स्पीड। असमान मतलब डिफरेंट, कभी 10 की स्पीड से कभी 5 की स्पीड से कभी 8 की स्पीड से वो चेंज होती रहे, तो ये एवरेज हो जाएगी, एक तरफ से असमान हो जाएगी, है ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं, ये भी आपको लिख लेना है जो हमने टिक लगाया है। आगे दिए, यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल। कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं आइए पता लगाते हैं। समय कैसे मापते हैं, यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि क्या समय हो गया है। क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे, अनुमान लगाते थे, फिक्स टाइम नहीं जानते थे बट अनुमान लगा लेते थे धूप की छाया देख करके, ठीक है। एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, एक माह के काल अंतराल को हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, एक महीने का और एक वर्ष का, ठीक। तो खैर हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी घड़ियाँ बनी हैं जिनको हम लोग देखेंगे अभी। फिलहाल आगे चलते हैं। तो समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल यानी कि टाइम इंटरवल का मापन होता है, ठीक, बिल्कुल। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिए हैं, हमारे पूर्वजों ने देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती रहती है, एक टाइम पीरियड के बाद वो स्वयं रिपीट होती रहती है। उदाहरण के लिए जैसे ले लो, उन्होंने पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रायः उदय होता है, पूर्व से उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। आज सूर्योदय हुआ, सूर्य निकला, सनराइज हुआ, है ना, और उसके बाद दूसरे दिन फिर से सनराइज हुआ, तो इसके बीच की इसी को एक समय यानी इसी समय को हम एक दिन कहते हैं, एक दिन कहा जाता है। इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के
समय की माप माह के रूप में की गई है, यानी कि आज जो अमावस्या है वो अगली बार जब अमावस्या आएगी तो 1 महीना हो जाएगा। 1 वर्ष उसके लिए निश्चित किया जाता है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जितने दिन में करती है उसे हम 1 वर्ष कहते हैं, यानी कि 365 दिन या 366 दिन का होता है जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक लगा पाती है, तो उसे हम 1 वर्ष कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। प्रायः हमें 1 दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। 1 दिन से छोटे 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे 1 दिन में होते हैं। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ ही है, घड़ी। चित्र, क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियाँ समय कैसे मापती हैं? बिल्कुल, घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, इसकी प्रोसेस काफ़ी जटिल कह रहा, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आवर्ती गति का उपयोग किया जाता फिर वहीं चलता रहता है। देखिए दीवार की घड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ पे दीवार घड़ी देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, ये देखिए यहाँ मेज की घड़ी है, रखी हुई है भाई। ये देखिए दोलन हो रहा है इस घंटे में, 1-1 घंटे बाद ही बजती है। ये आजकल इस तरह की डिजिटल घड़ियाँ होती हैं, डिजिटल अंक वाली, अंक जिसमें लिखे होते हैं। कुछ सामान घड़ियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, तो इस तरह के आजकल वॉच भी आ रहे हैं, तो आप देखते हैं भाई। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। खैर, आवर्तीगत एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। आवर्तीगत क्या है? सबसे ज़्यादा सरल लोलक। क्या होता है? सरल लोलक होता है। ठीक, सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। ठीक, धातु के गोले को लोलक कहते हैं, धातु के गोले को लोलक कहते हैं। ठीक है, धातु का गोला होता है यानी कि गोल गोल, उसको हम गोलक कहते हैं। वही क्या होता है? इधर उधर आता है। गोले के लोलक का गोलक कहते हैं, गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। ठीक, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बताया है? सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित लटका दिया जाए करके बनाया जाता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। इसको आपको टिक लगा लेना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये दिया है। ठीक, बिल्कुल। आगे देखते हैं चित्र में 9.4 में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। बीच में वो बिल्कुल सीधा रहता है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर से जाकर मुक्त करते हैं तो इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति कहलाती है। आवर्ती अथवा दोलन गति कहती है। झूले की गति, एक तरफ गया फिर आया फिर गया फिर गया, तो ये आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक का गोलक अपनी मध्य स्थित ओ से, मध्य स्थित ओ देख लो भाई, ये मध्य स्थित यहाँ पे ये ओ है। ठीक, यहाँ से अगर इसको हम इधर खींच करके, इधर हम अगर खींच ले इधर, अब फिर छोड़े तो ये तुरंत फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, ऐसे धीरे धीरे करते 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 यहाँ रुक जाएगा जब स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें होती रहती हैं। खैर इसी को बता रहा वो। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी तक वापस 0 पर आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। ठीक, कह रहा कि इसमें आरंभ करता, ओ से आरंभ करता है भाई, कहाँ से? ओ से आरंभ करके ए तक जाता है, और फिर ए से बी तक, यानी कि आपका ओ से स्टार्ट करता है, ओ से ए तक जाता है। इसमें क्या करा? ए तक जाता है, ए से फिर बी तक जाता है, फिर ए से बी से ए जाता है, तो यही बार बार कर रहा है। ठीक है, इसमें यही चीज़ बताना चाह रहा है कि लोलक जब भी एक दोलन पूरा करता है, जब इसका गोलक एक चरम स्थित ए से दूसरी चरम स्थित बी तक तथा बी से फिर जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने समझा ओ से आरंभ करके ए तक जाता है, फिर ए से बी, और फिर बी से वापस फिर वो पर आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक एक पूरा कर लिया है। ठीक, बिल्कुल। यहाँ पे देखो दिया है वापस ए पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल
कहते हैं। इसको भी टिक लगा लेना है आपको यहाँ से, ये बुक में पेंसिल से। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है, यानी कि उसको छोड़ो, वो गया फिर आया, जब वो रुक जाता है तो जितना समय लेता है एक लोलक होने में, एक दोलन करने में, तो वही आवर्तकाल कहलाता है, लोलक का आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल। क्रियाकलाप 9.2 में दिया है, इसको देख लेते हैं हम लोग क्या है। लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र में दर्शाए गए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। माध्य स्थिति में जब वो हम लोलक को ऐसे छोड़ेंगे तो चलता रहेगा, फिर बीच में जाके छूट, जैसे झूला आप झूलते हो तो एक तरफ से जाता है, अगर उसको मतलब उसको धक्का देना बंद कर दो तो धीरे धीरे ऐसे करते करते धीरे धीरे रुक जाता है। ठीक है, लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा बना लीजिए कि इसका बीच कहाँ है। ठीक है, लोलक का आवर्तकाल जो होता है, टाइम पीरियड, मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी, विराम घड़ी की। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी का उपयोग भी कर सकते हैं, कितने मिनट में वो रुक रहा है। ठीक है, बिल्कुल। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए। भाई उसको लोलक को क्या करना है, इसे पकड़ना है फिर छोड़ना है, ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को व्यवस्थापित कर रहे हो तो इसमें बंधी डोरी तनी हुई होनी चाहिए, यानी कि ढीली नहीं होनी चाहिए। अब गोलक को विस्थापित स्थिति में मुक्त कीजिए, जब छोड़ दीजिए आप इसको लाइए तो डोरी तनी हुई हो, मुक्त कर दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगाना है, आराम से छोड़ना है। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कर लेना है। ठीक है, माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है, यानी कि आप जब उसको पकड़े हुए हो तो वहाँ नोट कर सकते हो और फिर छोड़ सकते हो। ठीक, लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। 20 दोलन कितनी बार में पूरा करता है उसका पूरा समय नोट कर लीजिए। 9.2 में अपने प्रेक्षण लिखिए, उसमें प्रेक्षण को लिख लेना है कि 20 बार में कितना समय लगा। इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना होगा जो कि प्रैक्टिकली तौर पे हम लोग कर रहे हैं। आपके प्रेक्षण हमें भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग सबके हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए, अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कर लीजिए। यानी 20 दोलन को पूरा करने में जितना समय लगा उसको आप 20 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 20 दोलन पूरा हुआ है, 20 से भाग दे दीजिए तो आपको एक दोलन का पता चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। ये सारणी दिया हुआ था यहाँ पे, इसको भरने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, बचा हुआ है। यहाँ पे भरने के लिए कहा है आवर्तकाल कितना समय लग रहा है और कितना आपका यहाँ पे दोलनों के लिए लिया गया समय। क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान रहता है? तो कभी बदल भी सकता है, बाकी वैसे समान रहना चाहिए। ध्यान रखिए आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। आजकल क्या होता है, घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं, 1 सेल लगता है या 2-2 सेल लगते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। क्वार्ट्ज घड़ी कांच जैसे बने होते हैं, कांच जैसे दिखने वाले प्लास्टिक से बने होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्धि घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है, इनसे ज़्यादा शुद्ध होता है। ठीक है, बिल्कुल। हमने आज इसको देखा भैया आपका ये, अब ये समय और मात्रा को वगैरह इधर दिया हुआ है तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। आज जितना आप लोग पहले इसको समझ गए होंगे, एक बार अपने से पढ़िए तो और बेहतर समझ में आएगा। जो हमने टिक लगाया उसको टिक लगा के रफ में या नोट्स में नोट कर लेना है, या फिर बुक में ही लगे रहने देना है, तो आपको याद कर लेना है। 1 बार 2 बार इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। बाकी कल हम आपको समझाएंगे इसके आगे। ये फिजिक्स का पार्ट है, भौतिक का है, थोड़ा इसको समझने में ज़्यादा समय लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देंगे। और पढ़ते रहिए, तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।